मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप? यस सर। हिंदी की तरफ रुचि कैसे हो गया? सर जॉब भी किए थे, उसके बाद सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे 5 साल है। एमटेक इंडिया लिमिटेड, अच्छा, क्यों छोड़ा? वहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, वहाँ पे जॉब किया था सीनियर क्यों इंजीनियर छोड़ा? मेंटेनेंस इंजीनियर। क्यों छोड़ा? सर मैं जब जॉब करता था उसी समय ही थोड़ा मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ गया। उसके बाद मैं उस समय भी एग्जाम देता था, लेकिन उस समय मैं सही तरीके से फोकस नहीं कर पाता। फिर मैंने रिजाइन करके 2018-19 में रिजाइन करके उसके बाद फिर मैं पूरी डेडिकेटेड होके सिविल सर्विसेज की तैयारी में। तो ऐसा क्या आपको लगा सिविल सर्विस में जो आपको इंजीनियरिंग में नहीं मिला? सर उसमें जो सर्विसेज में विविधता है सिविल सर्विसेज की, और जॉब सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट का जो वो था उसको वो पावर मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट। जॉब ये प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट और ये सब जो है ना उसको पावर करप्शन भी करते हैं। तो सर You are power corrupt. अगर कोई सिर्फ पावर के लिए जाएगा तो रिस्पेक्ट का वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट अगर कमाना है तो अगर करप्शन करेगा तो रिस्पेक्ट तो हमें नहीं लगता है कि उसे वो मिलेगा। तो इंजीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलता? नहीं, उस मतलब जिस दायरे में एक सिविल सर्वेंट को मिलता है उस दायरे में नहीं मिलता है। तो आपका प्राइम फोकस आपका रिस्पेक्ट है इस सेवा में आने का? नहीं, जॉब सिक्योरिटी भी है सर, जॉब सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है और विविधता है सर्विसेज में। जो ऐसा नहीं लगता आपको कि सिविल सेवा में आने के लिए सर्विस ओरिएंटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट और बाकी चीज़ों के? सर्विस में सर यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों के बीच में काम करना भी एक वो है, इसीलिए वो उससे मोटिवेट हुए हैं। पाकिस्तान में क्या हो गया, ऐसी क्राइसिस क्यों हो गई है? सर पाकिस्तान में जो अभी चल रहा है उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस है वहाँ पे। उसमें वहाँ की जो सरकारें हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हैं ज़्यादा, क्योंकि वो लोक लुभावन की बहुत सारी स्कीमें लाने का। क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ऐसी क्राइसिस हुई है? हाँ सर, पहले तो लोक लुभावन वहाँ की नीतियाँ, जैसे जो पॉलिटिक्स के लिए वो बहुत सारे ऐसे स्कीम चलाए जिसमें उन्होंने फ्री बीज के तौर पे बहुत सारे जो वितरण किए थे बहुत सारे स्कीम में। और दूसरी चीज थी जो अभी फ्लड आया था, तो फ्लड ने भी उनकी इकोनॉमी को काफी डैमेज किया है फ्लड में। और तीसरी चीज है जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, उसने पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इसलिए हो कि इमरान खान की जो सरकार थी वहाँ पे, उसके बाद इन लोगों ने पॉलिटिक्स मतलब अनस्टेबल ही रहा, जिससे कि वहाँ निवेशक वहाँ से भागते रहे। जो निवेश आना चाहिए वहाँ पे निवेश वहाँ अट्रैक्ट नहीं हुआ, उससे भी। भारत की क्या नीति होनी चाहिए अभी पाकिस्तान के लिए? सर भारत को इसका लाभ लेना चाहिए पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए? यस सर, क्योंकि पाकिस्तान देखिए सर, पाकिस्तान अनस्टेबल पाकिस्तान भारत के लिए कभी भी सही नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अनस्टेबल होता है तो इससे हो सकता है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और बढ़ सकता है। तो पाकिस्तान के लिए कोई इतना ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि एकदम पाकिस्तान कोलैप्स कर जाए। उसमें अगर पब्लिक सेंटिमेंट को देख के, जो इंडियन पब्लिक सेंटिमेंट है उसको देखकर उसकी मदद की जा सकती है। भारत ने क्या किया है अभी तक? कोई स्टेप लिया है? अभी स्टेप नहीं लिया है सर। जो माननीय विदेश मंत्री थे, वो मंत्री हैं जो वर्तमान के, उन्होंने भी यह बोला है कि अगर पब्लिक सेंटिमेंट को देखकर हम आगे स्टेप ले सकते हैं। अगर पब्लिक अगर ऐसा चाहेगी तो मदद किया जाए। मताधिकार सुना होगा, राइट टू वोट। यस सर। किसी का राइट टू वोट छीना जा सकता है? राइट टू वोट, आलिया मेरा आपका राइट टू वोट है, तो क्या सरकार उसको छीन सकती है मुझसे? राइट टू वोट में उस कंडीशन है, कई कंडीशन उसमें ही छीने जा सकता है, और किसी पे ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर कोई गिरफ्तार है किसी उसमें, प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो दिया जाता है, उसमें मताधिकार नहीं छीना जाता है। अगर वो किसी अपराध में गिरफ्तार है तो उसको उससे मताधिकार छीना जा सकता है। ये कहीं मेंशन है किसी कानून में? इसका सर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1952। ये लिखा है कि जो गिरफ्तार होगा उसका मताधिकार छीन लिया जाए? शायद सर, सॉरी सर, कंफर्म नहीं, सॉरी सर। आप मूलतः मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं बाय ट्रेनिंग, और उसके पश्चात आपने हिंदी विषय ले लिया इस एग्जामिनेशन के लिए। ये
तो किस पर मैं आपको पूछूं, किस पर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले आपका के जो ताल्लुकात हैं आपके, या हिंदी से जो आपने नया रिश्ता बनाया है? अभी तो सर हिंदी साहित्य से ही मतलब जुड़ा हुआ हूँ इस ऑप्शनल के थ्रू, लेकिन मैं मैकेनिकल में भी अच्छा रहा हूँ। पहले जो भी टेक्निकल फील्ड में मैंने जॉब भी की और ये है जो उसमें भी जॉब अच्छा रहा आपने हूँ। किया, ये जो जॉब किया उसमें क्या था, नेचर ऑफ वर्क क्या था? सर वो मेंटेनेंस वर्क था। किस चीज़ का? अगर जैसे मशीन ब्रेकडाउन में आती है, कोई भी किस मशीन प्रकार का की मशीन? सर मशीन किसी कंपनी में आपने काम किया, यस तो सर, वो किस प्रकार की मशीन की वो मेंटेनेंस करती है? सर वहाँ पे ऑटोमोबाइल है या कोई मशीन है क्या? वहाँ पे सर फाउंड्री था, तो उस फाउंड्री। फाउंड्री, हाँ सर फाउंड्री था, तो वहाँ हाइड्रोलिक मशीन थी जिसके थ्रू पैटर्न के थ्रू उसमें मोल्ड बनाए जाते थे, जिसमें वो ये वर्क चलता था। हाइड्रोलिक मशीन थे और इंडक्शन फर्नेसेस भी थी वहाँ पे, और ड्रिलिंग। क्या सोर्सिंग एनर्जी का उसका कहाँ से होता था? कोल था, थर्मल सोर्सिंग ऑफ एनर्जी था, या कोई और सोर्सिंग ऑफ एनर्जी था? इंडक्शन फर्नेसेस में सर, हाँ? इंडक्शन जो भी- फर्नेसेस में इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल था। Yes. तो वो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से भी सप्लाई होता था, एक इंजीनियर के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो सप्लाई कहाँ से होता था? वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी था, या कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी था, या थर्मल 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 इलेक्ट्रिसिटी था? अभी भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, यस उसका कितना प्रतिशत थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से Around- पूर्ति होती है? 58% अराउंड, Around 58 58। तो और 42% के अराउंड हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का वो अभी तक अचीव किया गया है। तो 58% जो है वो थर्मल एनर्जी के थ्रू किया जा रहा है around। अच्छा, तो ये जो हमारा टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट के तहत, उसमें इसको कितना लाना है आगे के वर्षों में? कुछ है अंदाजा? इसको बढ़ाना है या कम करना है? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल उसको सोर्सिंग सर ऑफ कम- इलेक्ट्रिसिटी को कम करना है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के दृष्टिकोण से, या ज़्यादा करना है? सर हमने अभी हमारा जो पेरिस में प्रतिबद्धताएं थी, INDCs को अपडेट भी किया है ग्लासगो में। तो हमारी प्रतिबद्धता ये बढ़ जाती है कि थर्मल एनर्जी को हम कम से कम करें, लेकिन उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट का ये इंस्टांस है कि हमें कुछ एक फेज आउट का एक टाइम चाहिए कि मुझे कोल से प्रॉपर मतलब पूरी तरीके से हम फेज आउट तो नहीं कर सकते। अभी कुछ 2024 से 25 तक का समय मांगा है इंडिया ने, जिससे कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांसफर है उसको एक बेहतर तरीके से किया जा सके, और 2070 का जो नेट जीरो एमिशन का जो लक्ष्य है उसको भी प्राप्त किया जा सके। और इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे सौर तो वो टारगेट क्या है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का, थर्मल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का क्या टारगेट है आगे के वर्षों में? कितना लाना है? अभी तो 500 गीगावाट तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से किया गया है, और 50% तक लाने का हुआ है। 50% आप नहीं भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इसके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं है। हाँ? ओके सर। ठीक है। यूक्रेन में लगभग 1 साल हो गए इस युद्ध के, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के। पूरे विश्व में लगभग सेंटेनरी, मतलब सेंटेनरी तो नहीं, 1 वर्ष, एक एनिवर्सरी लगभग का समय है अभी। तो सिविल रिस्पांस भी आया है। एक तो गवर्नमेंटल रिस्पांस होता है संस्थागत तरीके से, और सिविल सोसाइटी भी रिस्पॉन्ड करता है चीज़ों को। तो उसको आप सेंस कर रहे हैं कि क्या सिविल रिस्पांस आ रहा है? खासकर कर यूरोप में काफ़ी विजिट्स हो रहे हैं। जर्मन चांसलर भारत में हैं, ब्लिंकेट रूस जाने वाले थे, बाइडेन रूस के बारे में, चाइना के बारे में बोल रहे हैं, चाइना और रूस के संबंधों के बारे में। और इन सबों के बीच एक सिविल रिस्पांस आ रहा है यूरोप में। सॉरी सर, मैं सिविल रिस्पांस समझ नहीं पा रहा सर। सिविल रिस्पांस मतलब ये जो आम जनता होती है, एनजीओ सिविल एनजीओ सोसाइटी। भी है, सिविल सोसाइटी।
सर जो अभी की नीति है यूक्रेन रशिया ये वार, विगत 2-3 दिनों की बात है। सॉरी सर, तो इस पे अभी अच्छा, रिकॉर्ड नहीं कर पा तो कुछ वीडियो वगैरह ऑनलाइन कुछ देखते रहते हैं इस तरह के मसलों पर? देखते रहते हैं सर। अच्छा, बाइडेन ने कहा है कि उन्हें ऐसी संभावना नहीं दिखती है, बल्कि ऐसी आशंका नहीं दिखती है कि चीन रूस को क्रिटिकल आर्मरी या आर्मामेंट्स सप्लाई करे, जबकि ब्लिंकेट जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के, उन्होंने ये आशंका जताई थी कि ऐसा हो सकता है। तो चीजें क्या आपको बदलती हुई दिखती हैं? चीन भी कर रहा है कि ये युद्ध रुके। सर इसमें चीन अभी रसिया के ही फेवर में, मतलब ज्यादातर रसिया के फेवर में दिख रहा है कि रसिया की तरफ वो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं यूक्रेन की तरफ ज्यादा दिख रही है और चीन जो है वो रसिया की तरफ इंगेज होता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो अगर आप वैश्विक परिस्थितियां समझते हैं तो आपको क्या लगता है इस युद्ध के बारे में? रूस क्या चाहता है कि वो प्रोलॉन्ग करे वार को, या उसके विरोध में जो सैंक्शंस हैं वो काम नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके सूचकांक क्या है, उसकी अर्थव्यवस्था वो सब बताइए। सर रूस यूक्रेन वार में अभी तक जो हुआ है 1 साल तक, तो अभी जो वहाँ के जेलेंस्की हैं यूक्रेन के, तो वहाँ भी वो अभी तक पीछे हटने का वो निश्चय नहीं किए हैं, क्योंकि अगर रसिया ये मानता है कि डोनेस्क और लुहांस्क का रीजन जो है वो कब्जा किया हुआ, उसको भी अगर वापस देता है तभी वो संवाद की प्रक्रिया में आएंगे। तो अभी तो फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ संवाद के माध्यम से इसमें किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है इस युद्ध। फ्रांस के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे रहे हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति चीन यात्रा करने जा रहे हैं और वहाँ उन्होंने कहा है कि चीन से रूस यूक्रेन वहाँ के बारे में भी बात करूँगा। भारत को किस प्रकार की चिंता हो सकती है इस मीटिंग से, फ्रांस और चीन सर फ्रांस जो यूक्रेन रसिया वार में है वो यूक्रेन को फेवर करने के लिए बहुत सारे देशों को अपने फेवर में लाना चाहता है कि वो यूक्रेन की तरफ से। फ्रांस नेटो का हिस्सा नहीं है? फ्रांस नेटो का हिस्सा फिर? है फ्रांस नेटो का हिस्सा है। हाँ, तो फिर वो रूस से क्या चाहता है? रूस से सर अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे जो डोनेस्क लुहांस्क का रीजन है वहाँ से भी वो पीछे हटने के लिए और ये युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए उस पक्ष में फ्रांस। ठीक है, एक प्रश्न जब सर ने आपसे पूछा सिविल सर्विसेज के प्रति जो रुझान बढ़ा, आपने कहा रिस्पेक्ट Yes. इज योर जॉब सिक्योरिटी और डाइवर्सिटी ऑफ जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ पोस्ट रिटायरमेंट सिक्योरिटी का भी एक मसला होता है और खासकर भारतीय मानसिकता ऐसी रही है कि सरकारी नौकरियां लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि उसमें पेंशन, ठीक है, तो न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम आपने पढ़ा होगा, तो अभी क्या चल रहा है? न्यू पेंशन स्कीम के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कर्मी हैं वो इससे खुश नहीं है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? अभी सर जो ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन को लेके विवाद बना हुआ है, पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है, ओल्ड पेंशन में ये होता था कि जो हमारी लास्ट ड्रॉन सैलरी का जो बेसिक सैलरी होती थी उसका 50% मिलता था वहाँ पे, और जो अभी न्यू पेंशन स्कीम आई है उसमें कुछ तो एम्प्लॉय का शेयर होता था 10% के करीब और एक सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका 14% शेयर होता था, और ये फिर किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड या किसी इक्विटी में ये फिर इन्वेस्ट कर दिया जाता था। उसके बाद जो मार्केट के बेसिस पे मार्केट में किस तरीके का वो है कि अगर अच्छा मार्केट चल रहा है, मार्केट में अच्छा बूम है,
तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें शेयर मिलता था पेंशन। अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है? अभी लोग रिटायर किए हैं न्यूट्रिशन स्कीम के तहत। अभी सर जो कोविड के बाद और अनस्टेबिलिटी जो हुई है, अभी बहुत सारी रसिया यूक्रेन वार, इसके बाद से तो मार्केट में सर बहुत ज़्यादा उछाल उसी हिसाब से नहीं आया है, अप डाउन्स बहुत रहे हैं, तो उसमें उतना शेयर मिला नहीं है लोगों को। क्या आपको लगता है कि जो सरकारी कर्मी है उनका भविष्य और पेंशन जैसा मसला को मार्केट फोर्सेस के हाथों उसके हवाले कर देना चाहिए? नहीं सर, हमें आशावादी तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो अभी समय है मार्केट ठीक है, में, हाँ, लेकिन रिजल्ट्स आप बताइए। जैसे जो लोग पिछले 5 वर्षों में रिटायर कर रहे हैं पेंशन स्कीम में, वो क्यों नहीं खुश हैं? उन्हें उछाल भी मिल सकता था, वो कह सकते थे कि भाई हमें तो बम्पर लॉटरी मिल गई। सर उसका रीजन तो अनस्टेबिलिटी थी, मार्केट की अनस्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिस्क ज़्यादा था उसमें न्यू पेंशन में। लेकिन हाँ, आपको पता है कि कितना प्रतिशत एक्सपोजर होता है मार्केट लिंक्ड स्कीम्स का एनपीएस? सॉरी सर, ये अच्छा, एक अंतिम प्रश्न आपसे। आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन के पीछे आप टेक्नोलॉजी को, तकनीक, बदलते तकनीक को ज्यादा कारक तत्व, ज्यादा बड़ा कारक तत्व मानते हैं, या ह्यूमन विल को, कलेक्टिव ह्यूमन विल को, या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेजर्स को? 2-3 उदाहरण देकर बस आप बता सकते हैं। सर इसमें ह्यूमन विल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी भी ऊपर रहनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी में चेंज हुए हैं, क्योंकि ह्यूमन के द्वारा ही किसी विश्व इतिहास में या राष्ट्रीय इतिहास में कुछ परिवर्तन जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, बड़े परिवर्तन हुए हैं, जिसका आधार तकनीकी परिवर्तन रहा है, या जिसका आधार कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी रहा है, या जिसका आधार कोई कलेक्टिव ह्यूमन एसर्शन रहा है। 1-2 उदाहरण दीजिए तीनों का। सर एक तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन लाया गया था, वो गवर्नमेंट ने लाया था या तकनीकी क्रांति, उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए उस समय की सरकार थी, उसने इम्प्लीमेंट किया था। वो एक समय का वो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो परिदृश्य जो चेंज हुआ था, जिसमें बहुत सारे वेपन, न्यूक्लियर वेपन्स, इन सब का एरा है, जो कि एक डिस्ट्रक्टिव वे में उसने क्रांतिकारी परिवर्तन किया, जिसमें यूनिपोलर बाइपोलर वर्ल्ड उस समय जो शीत युद्ध का दौर आया, वो उसमें ही चलता रहा पूरा शीत युद्ध का। वो न्यूक्लियर और स्पेस जो 2 बड़े परिवर्तन थे, क्रांतिकारी परिवर्तन, उन्होंने उसको दिशा दिया था, जो शीत युद्ध। तो ये 2 बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन थे। अच्छा, यूपी में अभी हाल फिलहाल बजट पेश किया गया है, यस सर, देखा होगा ना, उसमें एक फ्रेज कोट किया गया है कि दिस इज द बजट फॉर न्यू उत्तर प्रदेश। सर न्यू उत्तर प्रदेश के लिए बजट जो अभी है विकासोन्मुखी है। व्हाट इज न्यू उत्तर प्रदेश? न्यू उत्तर प्रदेश मीन्स नए निवेश को आकर्षित करने का, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण का, नए तरीके से मतलब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, ये नए उत्तर प्रदेश। यूपी का जो क्षेत्र है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, उद्योग आधारित है, किस तरह की अर्थव्यवस्था है? अभी सर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, 78%, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं 78% के करीब। तो कृषि आधारित होने का कोई भौगोलिक कारण भी है? यस सर, भौगोलिक रीजन ही कृषि क्या है? क्योंकि यहाँ की सर जो तराई बेल्ट है, जो खादर और बांगर मिट्टी, ये दोनों उपजाऊ जमीन का कार्य करती है। तो पूर्वांचल हो या पश्चिमी यूपी का बेल्ट हो, ये दोनों ही कृषि क्षेत्र में बहुत ही उन्मुख है। और पश्चिमी क्षेत्र तो बहुत ही हरित क्रांति का भी क्षेत्र रहा है। तो पश्चिमी यूपी में हरित क्रांति के कारण कृषि क्षेत्र में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ, और इसमें बहुत डेवलपमेंट भी हुआ कृषि क्षेत्र में। और तो अगर मान लिया कि उसकी सॉइल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, खादर और बांगर का तो एलुवियल है ना, यस, एलुवियम है, तो अगर किसी राज्य में एलुवियल सॉइल की प्रचुरता है तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा? एलुवियल सॉइल इज नॉट सूटेबल फॉर इंडस्ट्री। जो हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया वहाँ, और इंडस्ट्री में लगाना है पैसा, अगर
सॉइल तो सूट करता नहीं, फिर कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा? कई एरिया है सर, ऐसा नहीं है कि हर जगह खेती की जाती है पूरे एरिया पे। तो जो खाली क्षेत्र हैं वहाँ पे किया जा सकता है इन इंडस्ट्रीज का। जैसे किस तरह के उद्योग लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मुझे ज़्यादा वहाँ पे स्कोप दिखता है, क्योंकि एग्रीकल्चर एरिया है जहाँ पे कई चीज़ों में नंबर 1 पे है। डेयरी सेक्टर हो या आलू प्रोडक्शन में हो, गन्ना हो, तो इस सब में नंबर 1 पे है। तो वहाँ कच्चे माल की भी उपलब्धता बनी रहेगी, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को वहाँ पे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो, ये आपका मानना है या सरकार ने ऐसा कुछ बीच में कहा है? सर अभी तो सरकार ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन हाँ मेरा मानना इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर का जो नज़रिया से मैं देख रहा हूँ और वहाँ पे जो संसाधन की उपलब्धता के नज़रिए से, तो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहाँ पे जहाँ पे कि इस तरीके का इन्वायरमेंट है एग्रीकल्चर का। और जो पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में भी बहुत सारे अभी इन्वेस्टमेंट अदर सेक्टर में भी वो किए जा रहे हैं, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के थ्रू भी यूनिटी माल्स को भी बढ़ावा देने का अभी बात किया गया है बजट में, तो उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक, थैंक यू। आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप उत्तर प्रदेश के ही Yes, sir. निवासी। अगर इस इन्वेस्टमेंट समिट में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश के 5 बिंदु आपको तय करने, जिससे इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश की तरफ निवेश करें, तो वो 5 बिंदु क्या होंगे? पहला सर लॉ एंड ऑर्डर, जिससे लॉ एंड ऑर्डर अगर सही होगा तो इन्वेस्टर Law and order। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो ठीक है। कोई भी कंपनी वहाँ पे। फिर उसके बाद है स्किल, वहाँ लेबर, मतलब स्किल होना चाहिए, लेबर जो हो वहाँ पे स्किल हो। फिर उसके बाद जो भूमि अधिग्रहण नीति है उसको प्रॉपर किया जाना चाहिए, यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया है सिंगल विंडो क्लियरेंस का, सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, जिससे बढ़ावा। इतना पुराना प्रदेश है, भारत के प्राचीनतम शहर और अच्छी खासी संख्या में 2 शहर उत्तर प्रदेश और बिहार में ही विद्यमान है। आपको ऐतिहासिक पक्ष नजर नहीं आया कि इसको भी इसके माध्यम से भी इन्वेस्टर्स को लूट किया जा सकता है? यस सर, ये क्यों इन्वेस्टर ऐतिहासिक पक्ष को देखकर योग होगा? उसे कहते हैं कि वो तो बीती हुई बात है, उसका मुझे क्या करना? नहीं सर, इतिहास का भी अपना एक प्रमुख महत्व है। क्यों? क्योंकि इतिहास से बहुत सारी चीजें हम सीख लेते हैं। कोई भी चीज इतिहास में ऐसी नहीं है। इन्वेस्टर क्यों रहेगा उसके नाम से? उसे पैसा इन्वेस्ट करना है, उसे उसको रिटर्न चाहिए। सब पर्यटन की दृष्टि से हो सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक जो अभी धरोहर है, जितने भी अभी कई सारे सर्किट बनाए जा रहे हैं, बुद्धा सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, सूफी सर्किट है, तो कई तरीके के सर्किट बनाए जा रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टर 5 में जगह देंगे, हाँ उस 5 में सर इसको भी जगह देंगे, पर्यटन क्षेत्र में वो किया जा सकता। एक प्रदेश में अच्छी खासी संख्या में शहर लगातार कई हजार वर्ष, 1000 से ज्यादा वर्ष लगातार उस जगह पर अवस्थित है, ये अपने आप में इन्वेस्टर्स को लूट कर सकता है? सर लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें योगदान करना पड़ेगा, उसके बाद ही इन्वेस्टर को वो करेगा। जैसे वाराणसी बहुत ही पुरानी सिटी में आती है, जो 2500 साल। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आपको शहर, व्यापार और वाणिज्य के बीच में जो तारतम्यता है वो आप समझते हैं? ऐतिहासिक व्यापार और वाणिज्य के अभाव में एक शहर अवस्थित रह ही नहीं सकता है, क्या आपकी ये समझ है? सॉरी सर, समझ नहीं पा रहे हैं। एक शहर को आप लंबी अवधि तक व्यापार और वाणिज्य के बिना इतिहास में रख सकते हैं? नहीं सर, वो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो व्यापार या वाणिज्य का जो उसको ड्रिवन करेगा। जैसे कि अगर मथुरा आपको में लगता है कि सरकार से ये चूक हुई और सरकार को यह पक्ष भी सामने रखना चाहिए 5 बिंदुओं में? मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, पॉलिसी जो बनाते हैं उनको देखना चाहिए। वो यहाँ कभी पे गलत नहीं हो सकता। उन्होंने चूक तो ऐसी नहीं हो सकती, वो पर्यटन और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। थैंक यू। कभी तुम्हारे सर 15 मार्च। 15 मार्च। हॉबी तुम्हारी क्या है? हॉबी चेस खेलना सर।
चेस एक्सरसाइज करना, चेस करना। उस पर ध्यान देना, हम लोग तो अभी पर नहीं पूछा, तो ये सब चीज लिखते क्यों नहीं हो? यहाँ तो लिख दिया करो। यहाँ पे लिखते हो। दो तीन बातें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की है कि जैसे एक तो जो कहा कि सिविल सर्विस में इसलिए जाना है कि उसमें पावर है और पावर, रिस्पेक्ट, रेस्पेक्ट है, सर्विस ओरिएंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। रेस्पेक्ट तो ठीक है, रेस्पेक्ट तो ऐसा नहीं कि सिविल सर्विस में जो नहीं उसको सम्मान नहीं मिलता, सम्मान जो SDM DSP नहीं होगा वो सम्मानित व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते ना। हाँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जॉब सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत नहीं बोला जाना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी तो बहुत जगह पर है ना, प्राइवेट फर्म्स में भी कहा जाता है कि यू आर सिक्योर टिल यू वर्क। कोई भी निजी कंपनी होगी, अगर उसका वर्कर बहुत अच्छा है तो क्यों हटाएगी उसको? मान लिया किसी कंपनी में 5000 लोग काम कर रहे हैं, 1000 को हटा दिया उसने, तो हटाना था तो 5000 को हटाना चाहिए था, लेकिन जो अच्छा वर्कर है उसको क्यों हटाएगा कोई? तो बहुत पुरानी बात कही जाती है कि इफ यू आर सिक्योर टिल यू वर्क, है ना। तो जॉब सिक्योरिटी केवल सरकारी सेवा में ऐसा तो है नहीं। दूसरी चीज क्या है कि अगर श्योर नहीं है तो आंसर नहीं देना है उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने पूछा था राइट टू वोट, तो अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम तो पढ़ा नहीं, ये कह दिया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में लिखा है ऐसा, तो वो अगर श्योर नहीं हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं आ रहा सर मुझे, क्या समस्या है ना। तो मैंने तो यही लिखा है, और थोड़ा सा आंसर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए मुझे जहाँ पे बहुत स्कैटर हो रहा है आंसर, पिन पॉइंटेड आंसर। राज बहादुर सिंह, आप आपका व्यक्तित्व तो अच्छा है, ड्रेस आपने अच्छा पहना है, ईगरनेस आप में है, आप डल कन्वर्सेशन नहीं करते, ये सब पॉजिटिव एलिमेंट्स है। लेकिन इंटरव्यू जैसे सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि अभिव्यक्ति एक बात होती है और व्यक्तित्व आपका जो झलक कर आता है वो आप खुद उसको अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरव्यूअर है वो एक समझ अपनी बना रहा है। अब जैसे आपने कहा कि हमें पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए, आप खुद पॉजिटिव हैं कि नहीं? अब जैसे सर ने पूछा कि सिविल सर्विसेज, तो आपने कहा जॉब सिक्योरिटी, लेकिन जॉब सिक्योरिटी इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग इफ यू से सो। जॉब सिक्योरिटी मतलब आप डिफेंसिव हो, आप में इस मतलब प्राइम ऑफ योर एज यू आर कंसर्न्ड अबाउट जॉब सिक्योरिटी। इंजीनियरिंग आपने मैकेनिकल किया हुआ है, सिविल सर्विसेज की मीन्स आप ये कर उसमें आना चाहते हैं और अभी आप सिक्योरिटी की सोच रहे हैं, अभी तो है कि नहीं कंट्रीब्यूट करें, हमारे पास क्षमता है और मैं अवसर को मैं चीर कर सेवा करूँ, ठीक है। तो ये फर्क हो जाता है कि आपका कहना और सही में आप क्या है। तो कई बार कोई साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है सर, इसमें ईमानदारी जो मतलब ऐसे बोलना, जिस जॉब सिक्योरिटी बोला, तो ये मुझे दिखता है ऐसा, तो इसलिए बोला था और कुछ ऐसा नहीं। तो यही तो है। अगर देखो, एक है कि भाई क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मैं नंगा जाता हूँ, मुझे देख लो, मैं जो। लेकिन अगर आप टाई पहनते हैं, साफ सुथरा शर्ट पैंट पहनते हैं क्योंकि इंटरव्यू है, तो आप अपना यू आर पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ठीक है। आप अपना सबसे आकर्षक रूप वहाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल कृत्रिम तरीके से पेश आइए, एक ओरिजिनलिटी तो होनी चाहिए, ऑर्गेनिक थिंकिंग तो दिखनी चाहिए, लेकिन उसी को फाइन ट्यून करने के लिए ही हम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि कई चीजें होती हैं जिस पर अक्सर सवाल हो गए हैं। तो इस तरह का, जैसा सर ने कहा कि जॉब सिक्योरिटी इज नॉट अ वेरी गुड आंसर एट दिस एज। वी नो इट इज अ गुड आंसर, वी नो इट इज अ रियल थिंग, बट कमिंग फ्रॉम यू एट दिस स्टेज इज नॉट वेलकम, ठीक है। तो डाइवर्सिटी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक बड़ा तंत्र इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसके माध्यम से मेरी क्षमता जो है वो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए अब प्रेस्टीज भी आप कह रहे हैं या रिस्पेक्ट भी कह रहे हैं, उसके लिए बेहतर शब्द है कि
हाई सोशल स्टीम अच्छा होता है, तो उससे आपको एक हाई मिलता है, जो भी कुछ आप करते हैं उसमें एक पॉजिटिविटी, एक इंथुजियाज्म आता है। तो अभिव्यक्ति को फाइन ट्यून तो इन्हीं तरीकों से किया जाता है। यू चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है, अदरवाइज वी ऑल नो कि व्हाट इज इट, ठीक है। दूसरा सर ने आपको बता ही दिया है कि saying no to a question is not a bad answer rather than beating around the bush। तो अगर थोड़ा भी संशय वाली स्थिति हो तो आप कहिए कि इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, मोटे तौर पर मैं कुछ बातें कह सकता हूँ, ठीक है, या कोई गेस करो तो वो पूछ लीजिए, और जब बिल्कुल श्योर नहीं है तो अन्यथा अगर आप बोलेंगे तो वो आपका ही है, ठीक है। अब आप बताइए कि आपको एक चीज मैं और बताऊं, जैसे आंसर देने के पहले थोड़ा सा क्वेश्चन सुनने की कोशिश करो, थोड़ा हेस्ट लग रहा है बहुत हाँ, वो जल्दी गैप आंसर देना। अभी सर कितना गैप होना चाहिए? अगर ज्यादा रुक के भी नहीं, आंसर ज्यादा क्यों रुकना है, 1 या 2 सेकंड का पॉज ले लो। पॉज देखो पॉज लेने के दौरान अगर कुछ सोच पाते हो, कुछ ऑर्गेनाइज कर पाते हो तो बिल्कुल करो। आंसर जो है वो थोड़ा सा गर्भित लगेगा, एक इंटरव्यूअर का भी ईगो मसाज हो जाता है, लगता है कि अच्छा मैंने कुछ पूछा और तुम सोचने पर तुम्हें बात की, ओके ठीक है। अब जैसे बीच बीच में बोलते समय मैंने कहा देखिए सर, अब ये देखिए सर, ठीक है। सर ये पीछे ज्यादा है क्या? वही मैंने कहा कि ईगरनेस है, ईगरनेस एक टाइट रोप होता है। ओके ईगरनेस अगर डलनेस को हटाने के लिए तब तो बहुत अच्छा लगता है। ईगरनेस अगर इतना ये हो कि इस तरह का एक्सप्रेशन भी आ जाए, देखिए सर ऐसे है, तो बोलचाल की भाषा में दोस्तों में ठीक लगता है, लेकिन ये फॉर्मल मालूम है तो थोड़ा अवॉइड की इस तरह की बात। और थोड़ा रुक जाओगे ना, जैसा सर कह रहे हैं कि थोड़ा पॉज ले लो, तो वो जरूर हेल्प करेगा। तुम्हारा आंसर ज़्यादा मेजर्ड होगा, ऑर्गेनाइज होगा और टू द पॉइंट होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।